Rahim. We are going to start off our discussion with the next subsection, which is about the basic concepts of biological molecules. इस सबसेक्शन में हम डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम कन्वेंशनली डिस्कशन के साथ प्रोसीड करें, आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। और अगेन वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस। ए ऑप्शन इज वाटर, बी ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स, सी ऑप्शन इज प्रोटीन्स एंड डी ऑप्शन इज आरएनए। और कमांड क्या है आपके पास? चूज द सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट। मैं काफी सारी स्टेटमेंट्स आपको इन ऑप्शंस के लिए दूंगा और आपने हर स्टेटमेंट के लिए पिक करना है कि कौन सा बेस्ट आंसर है। सो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द ह्यूमन सेल? Best response to this question is water. अब next statement है, which of the following is most abundant इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन ह्यूमन सेल? अब यहां पे कीवर्ड क्या है? इनऑर्गेनिक। सो मोस्ट अबंडेंट अगर कंपाउंड वाटर है तो मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी वाटर ही होगा। बेस्ट रिस्पॉन्स इज अल्फा। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड? यहां पे कीवर्ड क्या है? ऑर्गेनिक। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द ह्यूमन सेल। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड वाटर था, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक भी वाटर था, लेकिन जब बात आई कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी चार्ली टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन द ह्यूमन सेल्स। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ह्यूमन सेल? अब यहां पे कंडीशन क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट। यहां पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की कंडीशन नहीं है। सो मोस्ट अबंडेंट वाटर, सो अगेन सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स। लिहाजा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक भी प्रोटीन्स हैं और सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स भी कलेक्टिवली वो प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ह्यूमन सेल? अब यहां पे क्या आया है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट और साथ कंडीशन लग गई ऑर्गेनिक की। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक तो प्रोटीन्स हैं, तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक खास तौर पे ह्यूमन सेल के अंदर वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। सो बीटा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ह्यूमन सेल? अब अगेन थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की कंडीशन हो गई खत्म। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अगेन बीटा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल? इनमें से बैक्टीरियल सेल में थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है? अब बैक्टीरियल सेल में जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, बल्कि दैट्स द आरएनए। सो डेल्टा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच द फॉलोइंग इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल? यहां पे क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट का पूछा गया, वो भी ऑर्गेनिक का पूछा गया और साथ बैक्टीरियल सेल का। कि बैक्टीरियल सेल में सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी अगेन डेल्टा टू दिस क्वेश्चन। If you're getting these questions wrong, there is nothing to worry about it, क्योंकि अभी हम आगे चल के टेबल को डिस्कस करेंगे और उस एक ही टेबल के जरिए हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना सीख जाएंगे। So I have got another question for you, and the statement is, which of the following is least abundant in mammalian cell? A option is inorganic ions, B option is carbohydrates, C option is DNA, and D option is RNA. तो किसी मेमेलियन सेल में इन कंपोनेंट्स में से, इन गिवन कंपोनेंट्स में से लीस्ट अबंडेंट कौन सा है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली। डीएनए लीस्ट अबंडेंट है, इसको भी अभी हम टेबल में डिस्कस करते हैं। So here we have got the table. Let me orient you towards this table. इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैं और उसके बाद फिर जो हमारे पास सेकंड कॉलम है यहाँ पे, उसमें परसेंटेज द टोटल सेल वेट है और उसमें भी हमने इन डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स की जो परसेंटेजेस हैं उनको डिस्कस करना है इन द बैक्टीरियल सेल एज वेल एज इन द मैमेलियन सेल। अब यहाँ पे आप ये गौर करें कि वाटर, बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल दोनों में ये मोस्ट अबंडेंट है। तो देखिए 70% है बाय टोटल वेट। सो इसमें आप देखें, अगर हम सिर्फ बैक्टीरियल सेल को पहले लेके चलते हैं तो बैक्टीरियल सेल में आप देखें कि मोस्ट अबंडेंट वाटर है और फिर सेकंड मोस्ट अबंडेंट यू कैन सीन हियर वो प्रोटीन्स हैं और फिर थर्ड मोस्ट अबंडेंट हमारे पास यहाँ पे ये आरएनए है। इसके मुकाबले में अगर हम देखेंगे मैमेलियन सेल को, मैमेलियन सेल में मोस्ट अबंडेंट वाटर है और फिर सेकंड मोस्ट अबंडेंट 18% प्रोटीन्स हैं और फिर थर्ड मोस्ट अबंडेंट मैमेलियन सेल में
कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और उसके बाद अगर आप देखें कि लीस्ट अबंडेंट क्या है, बैक्टीरियल सेल में जो लीस्ट अबंडेंट है वो एक तो इनऑर्गेनिक आयंस हैं और डीएनए, सो दोनों 1% हैं। सो इन दोनों में से अगर लिस्ट में कोई अपीयर होता है, मे बी यू कैन पिक दैट। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक आयंस को कलेक्टिवली देने की बजाय वो ऑप्शन में आपको डीएनए देते हैं और साथ इनऑर्गेनिक आयंस में से कोई सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह दे देते हैं, तो आपने फिर क्या पिक करना है? ऑफ कोर्स आप उस इनऑर्गेनिक आयन को पिक करेंगे, क्योंकि ये जो 1% है ये रिप्रेजेंट कर रही है टू ऑल दीज इनऑर्गेनिक आयंस कलेक्टिवली, राइट। और उसके बाद फिर सिमिलरली मेमेलियन सेल में अगर आप देखेंगे तो जो लीस्ट अबंडेंट है यहां पे अब जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं ये 1% है, लेकिन इससे भी लेसर जो परसेंटेज है वो किसकी है? वो डीएनए की है। सो 0.25%। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मेमेलियन सेल में लीस्ट अबंडेंट कौन सा कंपोनेंट है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डीएनए, राइट। सो ये एक टेबल है जो कि हमने भी जितने भी क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए उन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के हवाले से आपको हेल्प आउट करेगा, राइट। सो वंस अगेन आपने इसको इस तरह से मेमोराइज करना है कि बैक्टीरिया में मोस्ट अबंडेंट वाटर, सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स, और उसके बाद फिर थर्ड मोस्ट अबंडेंट आरएनए, और फिर जो लीस्ट अबंडेंट है वो डीएनए या कलेक्टिवली इनऑर्गेनिक आयंस। मेमेलियन सेल में मोस्ट अबंडेंट वाटर, सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स, थर्ड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, और लीस्ट अबंडेंट इसके अंदर डीएनए है। हाँ, अगर इनऑर्गेनिक आयंस में से भी कोई एक आपको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मे बी वो लीस्ट अबंडेंट हो सकता है। सो ये हमारे पास एक बेसिक टेबल था। यहां पे आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि इसमें से ये जो वाटर है ये इनऑर्गेनिक है, वाटर इज इनऑर्गेनिक। और उसके बाद फिर जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे क्या है? दे आर ऑल ऑर्गेनिक, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कौन सा है, तो इसमें से वाटर का माइनस करेंगे। सो प्रोटीन्स आप देखें बैक्टीरियल मेमेलियन सेल में ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक है। सो यहाँ पे वाटर को आपने सेपरेटली एज इनऑर्गेनिक याद रखना है, फिर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए और दूसरे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स वगैरह, राइट, इनको भी आपने एज ऑर्गेनिक याद रखना है। फिर लास्ट में हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट वगैरह। तो ये भी सारे के सारे इनऑर्गेनिक आयंस नाम से जाहिर है दे आर ऑल इनऑर्गेनिक, राइट। सो एग्जाम आपसे क्वेश्चन अब किस तरह से पूछेगा? एग्जाम किसी भी बैक्टीरियल या मेमेलियन सेल के अंदर आपसे पूछेगा कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा है, और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कौन सा है, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, और लीस्ट अबंडेंट कौन सा है, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कौन सा है, एंड सो ऑन। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आप इसी एक टेबल की मदद से आंसर कर सकते हैं। Now let's move on to the next slide. अब हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, all are not the functions of water except A option is formation of membrane structure, B option is energy storage, C option is temperature stabilization, and D option is formation of membrane structure and energy storage, right? And the best response to this question is temperature stabilization. इसमें से देखें formation of membrane structure, ये water का function नहीं है, राइट। वाटर मेम्ब्रेन की स्टेबलाइजेशन में रोल तो प्ले कर सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इसका कोई भी रोल नहीं है। जब हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि उसके कंपोनेंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे, लिपिड्स थे, प्रोटीन्स थे, लेकिन कहीं पे भी हमने वाटर को स्टडी नहीं किया। सो अल्फा ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? एनर्जी स्टोरेज। अगेन एनर्जी स्टोरेज भी वाटर का फंक्शन नहीं है, सो बीटा इज आल्सो रॉन्ग। एंड फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड एनर्जी स्टोरेज, ऑफ कोर्स ये भी वाटर के फंक्शंस नहीं है। हाँ, टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन में वाटर रोल प्ले करता है, लिहाजा इस क्वेश्चन का जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी चार्ली। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद वाटर। अब सबसे पहले हम वाटर के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। You can see in here most abundant organic compound in all organisms. So जितने भी organisms हैं from bacteria to human beings, bacteria being the simplest and human beings the most complex, right? So इन सभी organisms के अंदर जो most abundant compound है ये हमेशा water है। और उसके बाद फिर इसकी जो परसेंटेज है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये वेरी करती है फ्रॉम 65 टू 89%। आपने इस वैल्यू को याद रखना है, एग्जाम में आपसे ये पूछी जा सकती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि ह्यूमन टिश्यू कंटेन्स 20% वाटर इन बोन सेल्स,
सो 20% वाटर है इन द बोन सेल्स एंड 85% वाटर इन द ब्रेन सेल्स। सो कई दफा ओवरऑल एग्जाम स्पेसिफाई करके भी पूछ सकता है, और आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो वाटर की परसेंटेज है वो कितनी है। जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद आंसर वुड बी 65 to 89%। अगर एग्जाम आपसे पूछता है कि बोन सेल्स में वाटर की परसेंटेज कितनी है, आंसर इज 20%। सिमिलरली एग्जाम आपसे पूछता है कि ब्रेन सेल्स में वाटर की परसेंटेज कितनी है, बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी 85%। सो दीज आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू बी रिमेंबर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक टेबल के जरिए हम वाटर को डिस्कस करने लगे हैं। सो इस टेबल का टाइटल है प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स, राइट। सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इस टेबल में हम लेफ्ट कॉलम में प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और जो राइट कॉलम है इसमें हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होगी। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। वाटर पोलर सब्सटेंसेस के लिए एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि सब्सटेंसेस दे रिएक्ट बेटर इन डिसॉल्व्ड और डिस्पर्स्ड फॉर्म। सब्सटेंसेस जब डिसॉल्व्ड या डिस्पर्स्ड फॉर्म में होती हैं तो वो बेहतर तौर पे रिएक्ट करती हैं, राइट। सो ये चूंकि वाटर एक पोलर सब्सटेंसेस के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट है तो इसीलिए सब्सटेंसेस जो इसमें डिसॉल्व होंगी वो बेटर रिएक्ट करेंगी। अब इसमें देखें आप कि जो भी सब्सटेंसेस हैं जो कि आयनिक सब्सटेंसेस हैं, आयनिक सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगी, जबकि जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैं लेकिन वो हैं पोलर, नॉन आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस हैं वो वाटर के अंदर डिस्पर्स होंगे। सो आयनिक सब्सटेंसेस वुड गेट डिसॉल्व्ड एंड नॉन आयनिक सब्सटेंसेस वुड गेट डिस्पर्स्ड इन वाटर। बहरहाल जो भी हो, जब भी सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व्ड हैं या डिस्पर्स्ड हैं, दे वुड रिएक्ट बेटर। एंड नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है वाटर की, इट्स अ बैड सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर सब्सटेंसेस। नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए ये एक बैड सॉल्वेंट है और इसका फायदा क्या है, वाटर की इस प्रॉपर्टी का क्या एडवांटेज है, इट स्टेबलाइजेस द मेम्ब्रेन्स। हमने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, उसमें हमने ये स्टडी किया था
कि इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेनली, राइट, और उसके बाद फिर उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स एम्बेडेड थी। सो यू कैन सीन हियर, अगर हम एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में एक पोलर हेड होता है और उसके बाद उसकी फिर जो नॉन पोलर उसकी टेल होती है, राइट। सो अगर हम देखें मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। सो जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, राइट। सो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, राइट। इसमें अब देखें कि सेल के अंदर क्या है, वाटर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर क्या है, वाटर, अगेन दैट वुड बी द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। जो कि सेल के अंदर और बाहर वाटर मौजूद है और ये जो फॉस्फोलिपिड के जो पोलर हेड्स हैं ये दोनों तरफ ये वाटर की तरफ ओरिएंटेड होंगे। सो समहाउ इनकी जो ये ओरिएंटेशन है ये टुवर्ड्स वाटर, इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर रोल प्ले करता है इन स्टेबलाइजिंग द मेम्ब्रेन्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, high specific heat capacity, right, number of calories required to raise temperature of 1 gram of water from 15 to 16 degree centigrade, its value is 1। ये वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये ज्यादा है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या, कि ये नंबर ऑफ कैलोरीज हैं रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, राइट, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर ले जाने के लिए हमें जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है हम कहते हैं कि ये उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, राइट। और वाटर के लिए इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1, राइट। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये होगा कि इट विल रेजिस्ट द चेंजेस इन द टेम्परेचर। दैट्स व्हाई वाटर जो है ये टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाटर की क्या है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी प्रेटी हाई है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें आप देख सकते हैं कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड। जब हम वाटर का 1 ग्राम उसको वेपराइज करेंगे उसके लिए जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी हम उसको बोलते हैं दिस इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगेन वाटर के लिए जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है दिस इज प्रेटी हाई, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है, 570 किलो कैलोरी पर किलोग्राम वेपराइज्ड, राइट। सो इसकी वैल्यू है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम वेपराइज्ड। और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये है कि ओवरऑल अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है तो जब भी वाटर वेपराइज होगा इट विल प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट। सो चूंकि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जब भी ये वेपराइज होगा। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर जब ट्रांसपिरेशन होगी या जब एनिमल्स के अंदर स्वेटिंग होगी तो अल्टीमेटली जब वाटर वेपराइज होगा फ्रॉम द सर्फेसिस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यू कैन सी हियर फॉर इलेबोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml of water out of the 1 liter it lowers the temperature of remaining 998 ml by 1 degree centigrade। अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है उसमें से जस्ट 2 ml को वेपराइज करा देंगे तो जो रिमेनिंग 998 ml वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो यहां से आप देख सकते हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी हाई है वाटर की। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की, आयनाइजेशन। वाटर जो कि खुद से भी आयनाइज हो सकता है। सो आयनाइज फॉर्म में डिफरेंट आयंस हमारे पास आ रहे हैं, राइट। हाइड्रोजन या प्रोटॉन या हाइड्रोक्सिल आयंस दे कैन टेक पार्ट इन द सेलुलर रिएक्शंस, वो सेलुलर रिएक्शंस में पार्ट ले सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वाटर इज अ गुड लुब्रिकेंट, वाटर एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है। इसका एडवांटेज क्या है, इट मिनिमाइजेस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज करेगा। फॉर एग्जांपल बिटवीन द आईज एंड द आईलिड्स, अगर आप गौर करें कि आपकी जो आईलिड्स हैं, आईलिड्स और आईज की जो सरफेस है, आई बॉल की जो सरफेस है, इनके दरमियान में एक कुशन है, एक फ्लूइड कुशन है, राइट। अगर वाटर वहां पे नहीं होगा या सिंपली टीयर्स अगर आईज के अंदर नहीं होंगे तो क्या होगा, आईलिड जो है वो आई बॉल के साथ वो रब होता रहेगा और रिजल्टेंटली दोनों स्ट्रक्चर्स डैमेज होंगे। लेकिन वाटर इफेक्टिव ओवरऑल लुब्रिकेशन वहां पे प्रोवाइड करता है और ये फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है, राइट। और इस तरह से इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डैमेज से बचाता है। सो वाटर बीइंग अ गुड लुब्रिकेंट इट मिनिमाइजेस फ्रिक्शन and secondly it forms fluid cushion around the organs। तो different organs के around ये fluid cushion भी बना रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि हमारे जो lungs हैं, lungs के गिर्द क्या है, pleural cavity है जिसके अंदर filled है pleural fluid। सिमिलरली अगर आप हार्ट को देखें तो हार्ट के अराउंड पेरिकार्डियम है जिसमें फिल्ड है क्या, द पेरिकार्डियल फ्लूइड,
राइट। इसी तरह से पेरिटोनियम है जिसमें डिफरेंट एब्डोमिनल विसरा है, तो पेरिटोनियम के अंदर फील्ड क्या है, पेरिटोनियल फ्लूइड, राइट। सो डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड जो वाटर है ये फ्लूइड कुशन प्रोवाइड करता है, राइट। और उसकी वजह से जो मैकेनिकल ट्रॉमा है वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स मैकेनिकल ट्रॉमा से काफी हद तक वो अपने आप को बचा पाते हैं। सो बीइंग अ गुड लुब्रिकेंट इट मिनिमाइजेस द फ्रिक्शन एंड थ्रू द सेम टोकन इट आल्सो प्रोवाइड्स द फ्लूइड कुशन अराउंड द ऑर्गन्स। Let's move on to the next slide. I have got a question for you. Human tissues contain 20% water in which cells? तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं. Best response to this question is bone, right? अब next हमारे पास एक और क्वेश्चन है. Which one is not function of water? इसमें से देखें मीडियम फॉर कैटालिटिक एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स हमने भी देखा है कि डिफरेंट कैटालिटिक एक्टिविटीज इसके अंदर होंगी, तो इसका ये मीडियम है, सो अल्फा इसका फंक्शन है वाटर का। एनर्जी स्टोरेज ये इसका फंक्शन नहीं है, हाँ थर्मल या टेम्परेचर रेगुलेशन ये भी हम इसका फंक्शन स्टडी करके हटे हैं, और इवन इसका प्रोटेक्टिव रोल भी अभी हम देख के हटे हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, evaporation of 2 ml of water from 1 liter lowers the temperature of remaining water by 1 degree centigrade. So best response is alpha to this question. अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हम इनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास मोनोमर की। अब मोनोमर क्या है? अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी बॉन्डेड टू अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ पॉलीमर। सो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दूसरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके वो पॉलीमर बना सके, हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के रिपीट होने से क्या बनता है? स्टार्च, द ग्लाइकोजन, द सेलुलोज इवन, राइट। सो ग्लूकोज क्या है? वो स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज का मोनोमर है। इसी तरह से अब पॉलीमर क्या है? अ लार्ज मॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटेड सब यूनिट्स। अब एक ऐसा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो कि बहुत सारे रिपीटिंग सब यूनिट से बना होगा, हम उसको पॉलीमर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सेलुलोज है तो सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसी तरह से ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है और स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। और उसके बाद नेक्स्ट अब देखें मैक्रोमॉलिक्यूल, नाम से ही जाहिर है मैक्रोमॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। सो अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो डिस्कस किए हैं मॉलिक्यूल्स लाइक जैसे सेलुलोज है या ग्लाइकोजन है या स्टार्च है, इन सब का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये सारे के सारे क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपके सिलेबस में डिमांडेड हैं बाय द एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी, तो इसलिए हमने इनको डिस्कस किया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मोनोमर कोई मोनोसेकेराइड होगा, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, अगर ये मोनोमर है तो जो पॉलीमर होगा वो कोई ना कोई पॉलीसेकेराइड होगा, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज वगैरह। इसी तरह से एन अमाइनो एसिड, अगर मोनोमर जो है वो अमाइनो एसिड है, राइट, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन है या ल्यूसीन है, तो जो पॉलीमर होगा वो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन होगी, राइट। इसी तरह से अगर मोनोमर कोई न्यूक्लियोटाइड है जो कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से बना है, राइट, अगर मोनोमर कोई न्यूक्लियोटाइड है तो इसका जो पॉलीमर है दैट वुड बी द न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए और आरएनए ये दोनों क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं, राइट। So now you have grabbed the concept of the monomer and the polymer. So that's all about the basic concepts of biological molecules. Thank you very much. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से
आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन रॉन्ग 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का। और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आप। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज